नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान अखिलेश सर, विचित सर, पीडी सर, पुनेंदु जी, सुमित सर और बाबा, आप सभी को वेलकम है इस शो में। और ये शो आज हम हरियाणा चुनाव को लेकर करने वाले हैं और खासकर राम रहीम के ऊपर, क्योंकि राम रहीम को फिर से एक बार बेल मिल चुकी है। बेल मतलब उसको पैरोल मिली है जिसपे वो जेल से बाहर आने वाले हैं, और इस बार उन्होंने 20 दिन की मांगी थी और 20 दिन की उनको स्वीकृति दे दी गई है। चुनाव आयोग के पास लेटर गया था क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है हरियाणा में, इसलिए उनको कल बताया जा रहा है कि देर रात सीओ ऑफिस से उनको स्वीकृति मिल चुकी है। बाबा, वो 11वीं बार अब जेल से बाहर आ रहे हैं, यानी लगभग 250 दिन उनका हो चुका है। पिछले 2020 अक्टूबर में वो जेल में गए थे। तो पूरे डिटेल है मेरे पास, मैं सभा के सामने ये रखना चाहता हूँ सबके तो अभी मिला है सितंबर 2024 जो डेट आई है, हालांकि आज अक्टूबर है। 20 दिन का, जैसा कि आपने कहा कि अश्विनी की 20 दिन का उन्होंने मांगा था, और हरियाणा पोल्स, ठीक है। इसके पहले 13 अगस्त 2024 को 21 दिनों के लिए मिला था, वो भी हरियाणा इलेक्शन के लिए था। जनवरी में मिला 20 जनवरी 2024 को 50 दिनों के लिए, समझे, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए था। नवंबर 21 2023 में 21 दिनों के लिए मिला था, वो राजस्थान के चुनाव के लिए था। तो बाबा जो है वो हर जगह छाए हुए हैं, राम रहीम। उसके बाद 2023 में जुलाई में मिला था, 20 जुलाई को 30 दिनों के लिए, वो हरियाणा के पंचायत चुनाव के लिए था। मतलब पंचायत से लेके लोकसभा तक इनको मिलते रहा। उसी समय इनको 40 दिनों का फिर मिला था, वो भी पंचायत चुनाव के लिए मिला था। 2022 में 15 अक्टूबर को 40 दिनों के लिए मिला था। एक उपचुनाव था आदमपुर का, आप लोग को याद होगा, उसके लिए मिला था। फिर 2022 में 17 जून को मिला था इनको 30 दिनों के लिए, हरियाणा म्यूनिसिपल बॉडी का जो है पोल था, उसके लिए मिला था। अब तो 2 राज्य हो गए, हरियाणा राजस्थान। अब आइए 2022 में 7 फरवरी को इनको 21 दिनों के लिए मिला था पंजाब के इलेक्शन के लिए। बाकी एक एक दिन के लिए दो बार मिला है, लेकिन वो माता जी की बीमारी के लिए मिला किसी और चीज के लिए था। ये तो आप बोल रहे हैं इलेक्शन के लिए, दर्शक कहीं कंफ्यूज ना हो, स्पष्ट करना जरूरी है। मैं तो मंच के सामने रख रहा हूँ, अब आप लोग इसका जिक्र करें कि ये हो सकता है संयोग हो, हो सकता है संयोग हो, लेकिन जितना दिन मांगा उन्होंने उतना दिन मिला है इनको, और 50 दिन तक का मिला है लोकसभा चुनाव के लिए। अखिलेश सर, बाबा ने पूरा विस्तृत बता दिया कितने दिनों की। पहले क्योंकि आपको जाना भी इसलिए शुरुआत कि 255 दिन हुए हैं अक्टूबर 2000 से लेकर अभी तक। तो हमारे जो सहयोगी शरद जी ने ट्विटर पे लिखा है कि इतना तो छुट्टियां भी नहीं मिलती जितना बाबा जेल से बाहर आ गए हैं। तो इतनी कृपा, वो भी इस समय पूरे जब से सजा हुई और अभी तक एकमात्र सरकार है, वो भी बीजेपी की सरकार है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस सरकार थी, दूसरे पे आरोप लगाएं। बीजेपी की सरकार के अंदर ही ये सब हो रहा है, और बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का आंदोलन और मुहिम की शुरुआत भी भाजपा ने की है। तो ये संयोग किस टाइप का है कि बलात्कारी जो जेल में बंद है उसी बीजेपी की पार्टी है, उसको पैरोल और फरलो मिल रहा है। वो जो आपने कहा ना, इतना तो छुट्टी नहीं मिलता, इतना छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन एक और कमेंट था कि इतना तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिलता जितना बाबा को वर्क फ्रॉम जेल से को छोड़ के वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। ये जो आपने 2 कमेंट की, इसमें आप तीसरा मेरा कमेंट भी जोड़ सकते हैं, तो बाद में आप पूछ भी सकते हैं लोगों से कि वैसे तो देश में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो बाबा राम रहीम को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब जब चुनाव होता है तो उनको पैरोल मिल जाता है। तो ये भी आप तीसरा कमेंट भी इसमें जोड़ सकते हैं। उसमें 2 बार म्यूनिसिपैलिटी का भी है, एक बार म्यूनिसिपैलिटी का भी है। लेकिन साफ सी बात ये है कि देखिए, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो डेरे का प्रभाव है हरियाणा में, खासतौर से जहां पर कि 36 सीटों पर माना जाता है कि विधानसभा सीटों पर डेरे का प्रभाव है, इसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य पंजाब है, हिमाचल है, राजस्थान है, यहाँ पर भी डेरे का प्रभाव है। पश्चिमी यूपी में भी है, पश्चिमी यूपी में भी है, और बड़ी संख्या में डेरे के जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं यहाँ पर। हो क्या रहा है कि जब पैरोल मिलता है चुनाव से ठीक पहले, तो इसको चुनाव से जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये समीकरण है, समीकरण साधने का प्रयास है। वो इस तरह से है क्योंकि डेरा सच्चा सौदा अब एक तरह से खुलकर राजनीति भी कर रहा है। जब चुनाव हुए, चुनाव से पहले जब पैरोल मिला, तो बाकायदा कमेटी बनाई गई डेरे में, जिसमें तय किया गया कि एक पार्टी को समर्थन देना है। पहले सर पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी थी उनकी, पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी थी, तो उसको कहा कि बूथ मैनेजमेंट टाइप भी करना है, कम्युनिकेशन भी करना है, कि अगर मान लीजिए डेरे ने फैसला किया कि हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है, तो वो मैसेज पर्कुलेट नीचे तक होना चाहिए, सब तक नीचे तक जाए कि हमने ये फैसला किया है। तो उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, तो उसको लेकर के भी स्ट्रेटेजी बनाई गई है।
तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि इसके पीछे राजनीति है। राजनीति का आरोप इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ये खबर आई तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कुछ शर्तें भी लगाई है। पहली शर्त ये कि वो हरियाणा में नहीं रहेंगे, दूसरी शर्त ये कि वो हरियाणा में कोई चुनाव प्रचार या भाषण या किसी के समर्थन में अपील जारी नहीं करेगा। तो ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की ओर से पाबंदी लगाई गई, तो ये साफ दिख रहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर किया गया है। जहां तक रही बात कि कितने दिनों के लिए बाहर, तो आप ये देखो कि जो शुरुआती उनका सजा का समय था उसमें 2 साल में केवल एक बार 1 दिन के लिए बाहर आया, और उसके बाद पिछले 2 साल में 253 या 54 दिन जो है उसकी पैरोल मिल चुकी है। और अगर आप ये 20 दिन जोड़ दें तो 275 दिनों की पैरोल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल 9 महीने का भी समय जो है, जैसे उम्र कैद कोई काट रहा हो उसको भी इतनी राहत नहीं मिलती। यहाँ तो आप देखो कि हत्या के लिए, बलात्कार के लिए कन्विक्टेड है और उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा छूट मिल रही है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है। अब जिसमें राजनीति की बात रही, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसके पीछे कारण ये है कि जो उनकी अपील होती है समर्थन की, या उनकी ओर से जो अपीलें उनके समर्थकों की जाती है, उसमें भाजपा के लिए वोट देने की बात कही जाती है कि भाजपा को वोट दिया जाए, और बीजेपी के समर्थन की बात वो करते हैं खुल करके। इससे पहले भी हालांकि जब वो उसमें नहीं थे, सजा नहीं हुई थी, तो भी कई पार्टियों का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस का भी किया हुआ है उन्होंने, और भी दूसरी पार्टियों का समर्थन किया हुआ है। लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों से भाजपा के पक्ष में अपील आती है, और इसीलिए पैरोल को इससे जोड़ा जाता है। और इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि जिस जेल में वो बंद है उसके जो जेलर है उसके जो जेलर थे सुनील सांगवान, वो एकदम से उन्होंने वीआरएस लेकर के और वो बीजेपी में शामिल हो गए, और अब बीजेपी की ओर से टिकट भी मिल गया मात्र 5 दिनों में सर उनको टिकट मिला 5 दिनों में। तो इसलिए ये सारी बातें एक के बाद एक जो इकट्ठी होती जाती है, इसलिए ये बात हो रही है कि ये राजनीति के कारण हो रहा है, चुनाव से ठीक पहले होता है। और इसलिए जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एक देश एक चुनाव हो गया, तो वो शायद उनको रास नहीं आएगा सुमित सर, क्योंकि फिर उनको शायद इतनी बार पैरोल नहीं मिलेगी, वो एक ही बार मिलेगी, एक ही बार, और हो सकता है कि वो 1 साल ही 5 साल की मिल जाए। सुमित सर, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी एक ये बूस्टर डोज ला रही है अपने लिए, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ अच्छा उनके फेवर में होता नहीं दिख रहा है। तो शायद इस उम्मीद से कि भाई जो आरक्षण वाला राहुल गांधी का बयान था उससे थोड़ा जो डैमेज कंट्रोल हो, या जो शैलजा जी दूर थी अब वो वापस आ गए, तो एक ये इनको बाहर निकाल के जो उनके समर्थक हैं उनके वोट अगर पड़ जाएं बीजेपी के पक्ष में, तो जो एक तरफा माहौल दिखता हुआ लग रहा था, लेकिन वो टाइट फाइट में आ जाएगा। लेकिन क्या पॉलिटिकली बीजेपी की इमेज डैमेज नहीं हो रही इस तरीके के फैसलों से? इसको ऐसे भी कह सकते थे अश्विनी आप कि राम रहीम को रिहा करके बीजेपी अपने लिए रहम की अपील कर रही है। हाँ जी, ऑब्वियसली हरियाणा की परिस्थितियों को देखते हुए सरासर बेईमानी है ये। अगर ये कोई खेल होता था ना बच्चों का कि बेईमानी हम नहीं खेलेंगे, तो ये वो है। ये इस हद तक बढ़कर ऐसे चीटिंग की जाएगी, ऐसे बेईमानी की जाएगी जिसे मैच पूरा फिक्स दिखाई दे रहा हो। ये हद हो चुकी है। सुनील सांगवान जो जेलर थे वो बीजेपी के कैंडिडेट बन जाते हैं, जो उनको पैरोल और फरलो दिया कर रहे थे, जिनकी सिफारिश पर पैरोल और फरलो मिल जाती थी आगे जाके, वो बीजेपी के चरखी दादरी उनका इंटरव्यू क्या बोल दीजिए थोड़ा देखिए। हाँ, अश्विनी ने इंटरव्यू किया है जहाँ पे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे होगा, प्लीज जाके देखें। सुनील सांगवान अश्विनी लिखे तो खुल जाएगा। जी, पूछा था क्या बोले थे वो? उनका ये कहना था कि जो नियम है उसमें कहते हैं कि कोई भी बंद रहता है जेल में, वो एक एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन जेलर के पास आती है, जेलर का काम होता है उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करना। वो कह रहे थे कि जेलर उसमें रिकमेंडेशन नहीं करता है, जेलर उस फाइल को आगे फॉरवर्ड करता है कमिश्नरेट, वहां से फैसला वो गृह मंत्रालय के पास जाता है। जेलर के पास ये राइट नहीं होता कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये जेल के नियमों का पालन नहीं करते? क्या जेलर ये नहीं देखता है कि इनको इस साल के अंदर 500 बार फरलो या मिल चुकी है, तो अब मिलने की जरूरत नहीं है? क्या उनकी तबीयत खराब जेल में हो रही थी? क्या राम रहीम को वहाँ पे जेल में कोई, जबकि सबसे जिस सुनरिया जेल में वो थे सारी सुविधाओं से लेस जेल है उनकी। उनके पास टीवी है, उनके पास एयर कंडीशन कूलर लगाया गया है उस जेल में, और उनके जो मिलने वाले लोग वो जेल के अंदर जाके उनसे मिलते हैं, वो बाड़े के बीच में नहीं मिलते हैं, जो खबरें हमने सुनी थी। खैर, मैं लेकिन उस चीज़ तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीज़ बहुत डैमेजिंग है, और बीजेपी को ये बात समझ में आनी चाहिए थी। खेल परसेप्शन का हो रहा है।
परसेप्शन के खेल में लगातार ये बातें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। हम लोग यहाँ बैठे चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी इसी इलेक्शन कैफे में, याद करिए, जब 50 दिन के लिए बाहर आए थे। हाँ, वो वीडियो भी होगा, उसको भी देखना चाहिए जाके, उसका लिंक नीचे लगा दीजिएगा आप जी, हाँ, जी। ढूंढ ढांड के, ताकि उसमें भी देख लें। तो मैं उन्हीं बातों को रिपीट करता नहीं सुनाई देना चाहता हूँ। बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की पार्टी है, अनुशासन प्रिय पार्टी है, चाल चरित्र और चेहरे अगर उसका नारा रहा है, वो राम रहीम के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है? ऐसा है क्या राम रहीम के सर पास? उनका एक ध्येय वाक्य है ना, चुनाव जीतना। नहीं तो चुनाव जीतेंगे क्या इसके बाद? सवाल ये है। और नहीं जीते तो क्या ये 8 तारीख के बाद जेल भेज देंगे? नहीं भेजेंगे ना, 20 दिन के लिए रिहा किया गया ना। मतलब अगर इसी से चुनाव जीतना होता तो हरियाणा की 5 सीटें क्यों हार गए थे लोकसभा में, जब 10 थी आपके पास? ये तो 50 दिन के लिए बाहर आए थे, तो आपकी 10 की 10 रिपीट होनी चाहिए थी। 5 क्यों रह गई वहां पे आपकी? ये जिस दलित वोट बैंक को ये मजबूती दिला सकते हैं, उसी दलित वोट बैंक में तो कांग्रेस ने सेंध लगाई है इस बार, जिसके जरिए उनको 5 सीटें मिली हैं। वो जो दोनों सीटें SC सीटें वो कांग्रेस के खाते में गई, हरियाणा की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। अगर अभी जो वर्तमान जेलर है उन्होंने सिफारिश कर दी और CEO को लिख दिया कि हाँ आपकी फैसला, आपको जो करना करिए, तो ये उस जेलर को मना कर देना चाहिए था, उस CEO को मना कर देना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता। ये हरियाणा भले ही ना जाए राम रहीम साहब, हरियाणा की सीमा से बाहर रहें, पर हम लोग मोबाइल के ज़माने में रहते हैं। हम लोगों के पास, सबके पास जूम और मीट और क्या क्या चीज़ें हैं बात करने के लिए, दिखाने के लिए। और आप नहीं वहाँ जा सकते ना, कैंडिडेट तो वहाँ जा सकता है, उनके लोग तो वहाँ जा सकते हैं, उनके लोग तो उनके पास जाके मत्था टेक कर और फोटो दिखा सकते हैं 50 दुनिया को कि हम गए थे मिलने के लिए, मैं मिल के आ रहा हूँ। क्या हासिल हो रहा है इससे? आज बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 41-42 विधानसभा में, 40। जी। हम 8 तारीख को बात करते हैं। अगर वो 40 के ऊपर 41 हो गए तो क्या राम रहीम को बीजेपी क्रेडिट देगी कि राम रहीम की वजह से हम उनकी वजह से हमको 1 सीट का है, 2 सीट का है, 3 सीट का फायदा हुआ? ये तो फैसला अब 8 को पता चलेगा। विजित सर, जो एक आरोप लगता रहा है पिछले कई समय से कि बीजेपी और ECI कि कहा जाता था, जैसे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाई हम चाहते थे कम फेस का चुनाव, लेकिन ECI जानबूझ के लंबे फेस कर रहा है ताकि प्रधानमंत्री दौरे कर सके। इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज आरोप ECI पे लगता रहा है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो खासकर ज्यादा ही लगा है। ये फैसला एक बार फिर वही दिखाता है कि बीजेपी की सरकार है और चुनाव आयोग ने बीच चुनाव में ये मंजूरी दे दी। तो क्या दोनों की इमेज धूमिल नहीं हो रही? और चुनाव आयोग दावे करता है कि हम निष्पक्ष हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पैरोल देने का काम तो CEO का है, CEO ऑफिस का हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके अंदर ही तो CEO ऑफिस भी आता है ना, तो अभी क्यों पैरोल दी गई जब आप जानते हैं कि ये कन्विक्टेड है और इस मामले में दिया जाएगा तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकता है? आपने पहले तो कई फेज में चुनाव को लेकर के कहा, ममता बनर्जी ने ये बात जब कही थी उससे ममता बनर्जी को तो नुकसान नहीं हुआ और बीजेपी को कोई फायदा भी नहीं हुआ। इस लोकसभा चुनाव में, अब की बार का लोकसभा चुनाव बहुत लेंदी था, बहुत लंबा था। ये बात नीतीश कुमार ने भी पहले कही है और इस बार टेस्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग बाद में चुनाव आयोग ने भी माना। इस बार जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र गया है ना, चुनाव आयोग कितनी बार गलतियां मानेगा? हाँ। वो गलतियां मानने के लिए नहीं, सुधारने के लिए भी है, वो नहीं सुधारता है। इस बार जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र गया है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है 1 ही दिन में चुनाव कराइए। हाँ। देखते हैं 1 दिन में चुनाव होता है कि नहीं। तो इसलिए कई फेज में चुनाव कराना, वो चुनाव आयोग अपने से फैसला इस तरह की सद्बुद्धि वाला कैसे लेता है तो वही जानेगा। दूसरी बात बाबा की बात है, तो बाबा अच्छा, ओह अच्छा, नहीं माफ कीजिएगा। हाँ राम रहीम का जहाँ तक सवाल है, तो एक राम रहीम हो तब तो हर साख पे उल्लू बैठे हैं और हर जगह उसी तरह की चीजें होती हैं। हाथरस में अभी 3 जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हुए जो भगदड़ हुई थी, उसमें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो शाकाहारी थे या उनका नाम दर्ज करें, उनका नाम दर्ज नहीं हुई। और खास बात यह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब इस मामले में ये एक ही तरह के, एक ही थैली के, अगर थोड़ा सा हार्श शब्द हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि सबको वोट के लिए ये भूल जाते हैं, जो खुद को सेकुलर कहते हैं वो भी, और जो खुद को सेकुलर नहीं कहते हैं वो भी।
जो धार्मिक भाव वाले अपने आप को बोलते हैं कि हम तो धर्म की रक्षा करते हैं, वो एक वैसे आदमी को जिसको सबसे बड़ी अदालत, जिसको अदालत ने अधर्मी बता दिया, इससे जो सबसे बड़ा अपराधी बता दिया, उसका समर्थन पाने के लिए इनडायरेक्टली अगर उसका सहयोग ले रहे हैं और ये लगता है कि उससे फायदा होगा, तो अगर यही बात है जो 8 तारीख की बात सुमित जी ने कही कि अगर 8 तारीख को, ठीक 1 हफ्ते बाद, आज 1 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को बीजेपी अगर नहीं जीत पाती है तो फिर राम रहीम का क्या होगा? क्या ये मान लेंगे कि अब राम रहीम से कोई वास्ता हट जाएगा और राम रहीम को आगे पैरोल नहीं मिलेगा? आगे भी पैरोल मिलता रहेगा, क्योंकि लोगों को रहेगा अच्छा एक बार नुकसान हो गया, अगली बार फिर फायदा हो जाएगा। ये एक प्रवृत्ति बन गई है, ये हर जगह है। ये प्रवृत्ति सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक राम रहीम, जो बाबाओं की बात कर रहा हूँ, बाबा आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, बाबाओं की ही नहीं है, जो राजनेता हैं, जो दबंग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनकी भी बात होती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव में जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे, इसी चुनाव में नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी अंत में बड़ी अपने को पवित्र कहने वाली पार्टियां जो सबसे अलग हैं, पार्टी विद डिफरेंस है, उनको भी दंडवत करना पड़ा और टिकट नहीं देने के बावजूद उनकी शर्तों पे ही जाना पड़ा। तो इसीलिए सबसे ऊपर वोट है, सबका मालिक सिर्फ सबका मालिक वोटर नहीं है, सत्ता है। और उस सत्ता के लिए वोटर एक जरिया है, और उस वोटर तक पहुंचने के लिए रास्ते चाहे जो भी हो, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें यह था कि एक से बढ़कर एक विवेकवान लोग थे, धर्म के ज्ञाता थे, नैतिक पुरुष थे, लेकिन सबसे ज्यादा अधर्म उसी युद्ध में हुआ। वही स्थिति यहाँ भी है। कहने को हर कोई, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भाषण देगा तो सोचिए तो लगेगा कि अरे यहाँ पर तो साक्षात स्वर्ग उतर आया है, और उसके बाद पाप का दरिया जो है बहना शुरू होता है। पीडी सर, कहा ये देखा ये जाए किस तरीके कोई पहले और मामला भी नहीं रहा है, तो हम कोई एग्जांपल दे पाए कि भाई देखिए कांग्रेस ने किया था तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस ने किया। ऐसा कभी कुछ अभी हुआ नहीं इस तरीके के परोल देने का मामला। लेकिन एक नैतिकता भी तो कोई चीज़ होती है, सुचिता भी तो एक राजनीति में बात होती है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, और जब जाके उन्होंने 15 में मुहिम शुरू की थी, वहीं हरियाणा से की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सेक्स रेशियो इतना कम था। और सोचिए कि वो लड़कियों से रेप करने का ही मामला है जो उसकी शिष्या थी। तो इतना सब कोइंसिडेंस एक ही प्रदेश में होता है और एक ही पार्टी के साथ हो रहा है। देखिए, हाँ, उसी में बस खाली आपका ये सवाल सही नहीं है कि पहले बाबाओं का इस्तेमाल नहीं होता था, वो होता था, और बहुत 1947-48 में ही शुरू हो गया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गया था। तो ये नहीं कह सकते कि अभी ये शुरू हुआ है। नहीं, मैं कह रहा था कि परोल देने वाला मामला ऐसा कुछ ऐसा पहले नहीं है कि हम ये बीजेपी ये कह पाए कि कांग्रेस ने किया था तो हम भी कर रहे हैं। बाबा हुए और कौन बाबा हुआ के साथ तो ये नहीं था, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर के तमाम लोगों पर, और जिस तरह से आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए बाबा राघव दास को टिकट दिया गया फैजाबाद में, ताकि वो चुनाव हार जाए वो धर्म के नाम पर। तो ये काम कोई हिंदुवादी पार्टी ने नहीं, बीजेपी कांग्रेस ने किया। नहीं, असल में बाबा में फर्क करना तो होगा। हालांकि मतलब राजनीति में किसी बाबा का, किसी धार्मिक बाबा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे थे ऐसे उदाहरण और पहले मिल जाएंगे, पैरोल देने के न मिले, बाबाओं को दूसरी तरह की, नहीं, बाबाओं को दूसरी तरह की हिफाजत देने के ऐसे ही आरोप में फंसे थे आसाराम को गिरफ्तार करना मुश्किल हो गया था। राजस्थान और गुजरात की पुलिस जो है अरसे तक टालती रही थी। छोटे छोटे मामलों में आप लोगों को घर जाके पकड़ लेते हैं, आधी आधी रात को उठा लेते हैं, लेकिन वो आराम से आसाराम को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ बड़ी तीखी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और आसाराम के बीजेपी से संपर्क बहुत करीबी थे। मतलब एक वीडियो जो खूब चर्चित है जिसमें वाजपेयी जी आसाराम के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सवाल दूसरा और ज्यादा बड़ा है, हमारे राजनीतिक दल क्यों इन बाबाओं के पास जाते हैं और इन बाबाओं को ऐसी साख क्यों मिलती है? इसमें हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी रुग्णता दिखाई पड़ती है। मतलब अब तक हम लोग बाहुबल की बात करते हैं, दूसरी धनबल की बात करते हैं, लेकिन ये बाबा बल इसलिए है कि जिस तबके को देखिए, पंजाब हरियाणा में जो एक डेरों का जो प्रभाव है वो इसलिए भी है कि जो लोअर क्लास है, खासकर दलित वाले जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनको किसी राजनीतिक दल ने ठीक से संबोधित ही नहीं किया। उसको संबोधित करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। सबके पास
एक ही साधन है, वो पुलिस के पास नहीं जा सकते, वो जज के पास नहीं जा सकते, वो वकील के पास नहीं जा सकते। उनको किसी बाबा की शरण चाहिए जो उनको थोड़ी सी राहत दे दे, थोड़ी सा चूरन दे दे, थोड़ी सी उम्मीद दे दे कि तुम्हारा सब ठीक होगा। वो डॉक्टर के पास भी महंगा खर्च नहीं कर सकते। तो जहां आपने इन तमाम लोगों को बिल्कुल वंचित छोड़ दिया है, वो आपके लोकतंत्र की नाकामी का बड़ा वो नतीजा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, बीजेपी असल में राम रहीम को इसलिए बाहर ला रही है कि वो मतलब बिल्कुल हताश हो चुकी है, ऐसा लगता है। इसके पहले गोपाल कांडा कोई, उस पर भी ऐसे ही आरोप थे, जी जी बीजेपी ने उसके लिए सीट छोड़ी। हाँ, उसको कैंडिडेट ने वापस ले लिया अपना नाम। हाँ, सही बोल। उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें और नैतिकता वैतिकता की बात तो भारतीय राजनीति में बिल्कुल अजीब सी लगती है किसी भी पार्टी के लिए। मतलब बीजेपी के लिए खासतौर पे इसलिए कि नैतिकता का सवाल सबसे ज्यादा यहीं से उठता है। और चूंकि वो सत्ता में है, सत्ता में कांग्रेस होती तो हम लोग आज उसको निशाना बना रहे होते। लेकिन चूंकि बीजेपी है और उस पर सारे सवाल उठ रहे हैं, और इस प्रकरण में राम रहीम वाले मामले में ये एक अच्छा, इससे लोकतंत्र पे किस तरह के असर पड़ते हैं देखिए। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, प्रचार करने का हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आपको पैरोल चाहिए तो आप ये सब नहीं करेंगे। ये असल में एक तरह से बुनियादी हक में वो छेड़छाड़ है जिससे हम लोग सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी गलती कर रही है सरकार, एक ऐसी गलती कर रहा है जेल प्रशासन जिसकी काट दूसरी संवैधानिक गलती से ही हो सकती है कि उसको बोलने मत दो। वो आदमी जेल में रह के 4 बात बोल सकता था, वहां से प्रचार कर सकता था, लेकिन शायद तभी मैसेज जाता कि बीजेपी ने, सरकार ने उसकी मदद नहीं की, उसके समय से वो जेल में है। हो सकता है सारी चीजें हों, लेकिन भारतीय राजनीति में बाबाओं का जो दखल है, और हाथरस वाली घटना ठीक याद दिलाई, उन दलितों को देखिए, उन कमजोर लोगों को देखिए। इसके पहले एक और बाबा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने अपनी सेना बना ली थी। ये रामपाल थे, जो हरियाणा हाँ, वाले थे हाँ। ना? तो इन तमाम लोगों की हैसियत जो है इसीलिए है कि वो उन लोगों के साथ दिखाई देते हैं, उनको मरहम लगाते हैं, उनको दबा देते हैं, जिनको सुनने वाला भारतीय लोकतंत्र में कोई नहीं बचा। ये बात है। जो सर ने कहा, हाँ बीच में बोल रहा था वो ये कि कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी कि रिहा नहीं करना चाहिए, जी, है जी, ना। हाँ। जिसका हत्या का दोषी राम रहीम है, छत्रपति जी, उनके बेटे अंशुल छत्रपति जो ये मुकदमा लड़ा है, उसने चिट्ठी लिखी। उसने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि ये आदमी मेरे बाप का हत्यारा है, कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है, इसको इतनी बार रिहा किया जा चुका है, कभी फरलो कभी पैरोल, तो अब ये डिजर्व नहीं करता है। ये बाहर आता है और कई कई दिनों के लिए बाहर आता है। क्यों बार बार इनको मिल जाता है? ये कहते हुए क्योंकि वो हरियाणा सरकार से तो बार बार बोलता रहा, कभी नहीं सुनी गई। इस बार उसने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, हरियाणा स्टेट आयोग को, कि भाई इनको रिहा ना किया जाए, तो उनकी चिट्ठी नहीं मानी गई। उसी चुनाव आयोग के अधिकारी ने बोल दिया कि जैसे आपकी मर्जी जो करना है कर लो, और वहां से रिहा हो गए। तो मतलब एक बात में दम नहीं है। जो पीड़ित है उसके साथ आप नहीं खड़े हो, जो प्रताड़ना दे रहा है, जो दोषी साबित हो चुका है, और हत्या भी है, और 2 लड़कियों के साथ नाइंसाफी भी है जो बच्चियों के साथ किया, और उसके बाद भी आप बाहर घूम रहे हो। और फिर आपके बारे में जो तमाम किस्से कहानियां निकल के आए थे उस दौर में, उनका तो मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता हूँ। वो ऐसा बाबा जो छक्का नहीं मारता है, जो 16 रन मारता है, ऐसा बाबा जो अकेला खेलता है, ये सब कहानियां हैं। रोहित शर्मा ने बोला है कि जितना लंबा छक्का उतना रन मिलना चाहिए। रोहित शर्मा को मिलना चाहिए, वो तो मिलता खेलते हुए दिखता है। बबुआ को देखा आपने खेलते हुए? क्या फिल्म स्टार है, 100 करोड़ फिल्में कमा लेते हैं। हाँ, उनकी एक फिल्म एक ही थिएटर में लगती है, रोहतक में कहीं, कुरुक्षेत्र में कहीं उनका थिएटर है, वो फिल्म वहीं रिलीज होती है और वो 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। मतलब हद है भैया। हम पढ़े लिखों के जमाने में हम कैसी हम कहाँ पाषाण युग की बातें कर रहे हैं, और हम उस पर मतलब जो बात पीडी सर ने बोली 100% सच है कि भाई ये हुक्मरानों को हो क्या गया है, ये क्यों ऐसे, ये मतलब ये बड़ा शानदार मौका था बीजेपी लीडरशिप के पास कि हम रिहा नहीं करेंगे, ये मैसेज देने के लिए कि दे हैव नथिंग टू लूज नाउ। जो हरियाणा में होना तो हो गया, चुनाव में 3 दिन बाकी है भाई, जिसको वोट देना होगा मन बना चुका होगा। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को कैंपेनिंग खत्म हो रही है, 5 को पोलिंग है। इन 4 दिनों में आदमी का मन बदल जाएगा? ऐसा क्या कर देगा?
पैसा देगा। और बाबा की लीनिंग तो पता है पहले से ही, हाँ। तो उसमें क्या नहीं, बाबा के आश्रम में सब तरह के लोग जाते हैं अश्विनी। बाबा के आश्रम में कांग्रेसी भी खूब गए, भाजपाई भी खूब गए, सबकी फोटो है, सबके वीडियो जी। हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ जिसको मन बना था मन बना चुका है, चुनाव इससे प्रभावित नहीं होता है। उल्टा ये मौका था अगर बीजेपी स्टैंड लेकर कहती कि रिहा नहीं किए जाएंगे, बीजेपी का अध्यक्ष कहता, बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते कि नहीं बाहर आना चाहिए, इससे नुकसान होगा हमको, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बड़ा मैसेज आता। जैसे हम देखते हैं ना, ये सब मामले होते हैं तो कई बार होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, जो अथॉरिटीज है, वो खुद ही नोटिस लेके, संज्ञान लेके बोलती है कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, किसी एक आदमी को इतना आज़ादी मिल रही है जबकि दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने लोग जो 1000-2000 का बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहे, जमानत पे नहीं आ पा रहे, कितने हजारों लोग। जो आप बेल बॉन्ड की बात कर रहे हो ना, दिल्ली में कल 2 घटनाएं घटनी है। सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली चल के आए, उनको प्रधानमंत्री से मिलना है, वो लद्दाख की स्वायत्तता की बातें कर रहे हैं, उनको दिल्ली बॉर्डर पे रोक लिया गया। क्या है सोनम वांगचुक, कौन है, कोई अपराधी है क्या? सोनम वांगचुक क्या क्या किया उसने? क्योंकि मूवमेंट चला रहे थे इसलिए। राम रहीम को जेल से हत्या के आरोपी को आप रिहा कर दे रहे हैं पैरोल के नाम पे, और सोनम वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक कर अरेस्ट कर लिया गया। वो दिल्ली के बवाना थाने में बैठे हुए हैं। इस घटना को कम से कम 16 घंटे हो चुके हैं। ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। आतिशी गई गजब स्थिति है। आतिशी तो खैर राजनीति कर रही है, उनकी बात मत करिए। लेकिन ये जो डेरों की जरूरत पड़ी है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, एक ही है डेरा, तो उसी बहाने उनको एक सहारा मिल जाता है। नहीं, पीडी सर ने तो उस पर काफ़ी उस ढंग से बताया है कि क्योंकि आप देखें इनके फॉलोअर्स में जो बड़ा तबका है उसमें पिछड़े और खासकर दलित तबके का है, और हरियाणा में 20% से ज़्यादा दलित हैं, पंजाब में 30% से ज़्यादा दलित हैं, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में भी, मतलब पूरे यूपी क्या पश्चिमी यूपी में सब जगह दलितों की एक बड़ी संख्या, तो वहाँ पर उनका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और वो एक बात है कि भाई लोकतंत्र में अगर वॉइसलेस को आप किसी भी फॉर्म में आप किस्म का राहत आप देंगे तो उसको तो वो अपील करेगा। इसीलिए आप देखिए, मुझे मतलब ये बड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी जिसको रेप के आरोप में और हत्या के आरोप में जिसको बाकायदा सजा याफ्ता है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके बाद भी लोगों की सिंपैथी है उनके साथ, एक तबका है। तो ये एक मतलब हमें जो है एक महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले में एक सजा याफ्ता के प्रति अगर किसी भी किस्म की सिंपैथी है, तो मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी बहुत इवॉल्व होना है। और सिर्फ एक आपको एक कि आप लिखना पढ़ना जान गए, ये शिक्षा का मामला नहीं है। संवेदनशील आदमी की संवेदनशीलता बची रहे, शिक्षा का वो उद्देश्य वही होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो जेल वाला जो मैटर है कि डेरा में आप जब जाते हैं, डेरा में जितने दिन आप वहाँ रहेंगे, वहाँ खाना भी मिलता है, सब कुछ इंतजाम रहता है। बिल्कुल बाबा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग वो जाते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, यही बोल रहा था कि देखिए, एक बात मैं बता दूं, शिक्षा से इन सब का वास्ता नहीं है। इस देश के शिक्षित लोग इस देश के सबसे करप्ट लोग हैं। आप ध्यान से देखिए तो सारे अफसर जो सबसे ब्राइट होते हैं, जो मैंने तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसको थोड़ा सा वो किया, वो कि हाँ, लिखना पढ़ने का मतलब नहीं, संवेदनशीलता आपके अंदर आ रही है, शिक्षा तो अगर वहां तक नहीं पहुंच रही किस चीज से आएगी? आप उनके भीतर एक अदरनेस का सेंस है। आपके घर में किसी से अत्याचार होता है, हमारे क्लास में किसी से अत्याचार होता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। उनके साथ अत्याचार होता है तो हमारे लिए खबर भर होके रह जाता है। ग्रेटर कैलाश में मर्डर हो तो बड़ी खबर बनता है, लाजपत नगर में तो थोड़ी छोटी खबर बनता है, और त्रिलोकपुरी में मर्डर हो तो खबर नहीं बनती है। तो ये जो वर्गीय हित हमारे हैं और ये जो सेंस ऑफ अदरनेस है, जो परायेपन का सेंस है, वो परायेपन का सेंस बहुत बड़ा है और हमारे लोकतंत्र में बहुत लोगों के भीतर है। और सिर्फ बाबाओं को नहीं, मुझे याद है कि शहाबुद्दीन को कितना सपोर्ट मिलता था सीवान में, क्योंकि जो लोग अपने आप को पराया महसूस कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, वो वहां जा रहे हैं। जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनको बाबा खाना खिला रहा है, उनको बाबा दवा के नाम पे कुछ भी दे रहा है, उनको दिलासा दे रहा है कि तुम ठीक हो जाओगे। तो यही उनको चाहिए, वो उसके लिए वोट दे रहे हैं उसको। उनको लग रहा है कि बाबा ही राह दिखाएंगे। ये हमारे लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र की नाकामी है जिसमें शिक्षित लोगों ने सबसे ऊपर जाके सबसे बड़ी बेईमानियां की। बहुत बढ़िया। क्लोजिंग रिमार्क स्टार्ट नहीं किया, मैंने डेटा पढ़ा है। चाहते हैं कि बाबा, हाँ, नहीं, मेरा रिमार्क ये है कि देखिए, चुनाव हार रही है बीजेपी, जैसे कि सारे
रिपोर्ट्स बता रही हैं। हाँ। जो लोग जा रहे हैं वहां से, जो रिपोर्टिंग करके कदम भी ये दिखा रहे हैं इसी जी आपने भी मुझे आके बोला बीजेपी बहुत कमजोर हालत में कमजोर है है वहाँ पे। और ये सब कदम उसी दिखा भी रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि राम रहीम को बाहर निकाल दिए, कुछ वोट प्रभावित कर देंगे। मुझे याद है पंजाब में क्या था, पंजाब में शायद अमरिंदर के समर्थन में करा था, मुझे याद है एक बार। हाँ, तो मुझे तो ऐसा नहीं है, तो सबको लगता है कि शायद इनके पास वोट बैंक है और ये जो है ये बोल देगा ये आदमी तो हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। पिछली बार आए थे तो सारे लाइन लगा के गए थे, एमएलए सब लाइन लगा के गए थे कि उनके दरबार में। जो नहीं गया वो प्रॉक्सी में उन्होंने कुछ किया था, ये भी खबर थी। तो एक डेस्परेशन है, और चूंकि थर्ड टाइम बीजेपी को आना है यदि हरियाणा में, तो उसको लेकर करके ये सारा चीज किया जा रहा है। मुझे देखिए, मुझे वैसे उम्मीद है अपने लोकतंत्र में कि लोग मतलब राम रहीम के कहने से वोट नहीं डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं सुमित सर की बात से सहमत हूँ कि जनता ने अपना मन बना लिया है, जिसको भी वोट देना है, मतलब जिस भी पार्टी को। कांग्रेस बीजेपी प्रमुख पार्टियां तो उनका नाम बार बार हमारे मुंह से निकलता है, बाकी वहाँ इनेलो भी है, जजपा भी है, बसपा भी है, आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। बहुत सारे लोग निर्दलीय, बहुत ज्यादा कोशिश हुई कि हरियाणा का चुनाव ट्रायंगुलर हो जाए, ट्रायंगुलर हुआ नहीं है। हरियाणा का चुनाव आज के दिन भी, जबकि 4 दिन बाद वोट होने हैं, वो अभी भी बाइपोलर है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और वही बताया जा रहा है। उसी वजह से कांग्रेस थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी। चलिए, तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।